हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो लेक्चर 3। तो इससे पहले हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने क्या किया था बच्चों, बेसिक क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पे सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, वी हैव H2 प्लस I2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ HI। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास जो रेट होता है, रेट हमारा क्या होगा, इज इक्वल टू, देखो H2 हमारे पास ये रिएक्टेंट है और I2 हमारे पास है रिएक्टेंट। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ HI ये हमारे पास हो गया, प्रोडक्ट हो गया बच्चों। ठीक है, तो जो भी रिएक्टेंट होता है उसका जो चेंज हमारे पास है, हम यहाँ पे लगाते हैं नेगेटिव साइन डी ऑफ H2 बाय dt। यहाँ पे जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 है, तो हम उससे इसको डिवाइड नहीं करेंगे। अदरवाइज रेट के अंदर आप क्या करते हो, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करते हैं। इज इक्वल टू माइनस ऑफ di2 बाय dt इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जो HI है, इसके अंदर स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे और प्रोडक्ट है तो प्लस साइन रहेगा, 1/2 d ऑफ HI बाय dt। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। अब देखो बच्चों, ये जो हमारे पास है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो इन्होंने पॉजिटिव ले लिया, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको 1/2 से डिवाइड कर दे, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो जो डी ऑप्शन हमारे पास है, इसमें यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो DHI है बाय dt दिया हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ क्या किया, क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पर जो 2 से डिवाइड हो रखा है ना, इन्होंने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d ऑफ H2 बाय dt इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू डी ऑफ I2 बाय dt इज इक्वल टू डी ऑफ HI बाय dt। बच्चों कुछ नहीं किया, हल्का सा मॉडिफाई किया। यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड करना चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, डी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलो अब देखो आगे, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो हमारे पास है a प्लस 2b गिव्स c। द रेट इज गिवन बाय, रेट आपके पास गिवन है r इज इक्वल टू k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ a, और b की पावर में कितना है 2। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपसे पूछा है, तो जो भी हमारे पास रेट लो होता है बच्चों, उसके अंदर जो रिएक्टेंट है उसकी पावर का सम हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 1, दैट मीन्स 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा बच्चों 3। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पे अगर हम बात करें, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी आपसे पूछा है। तो बेसिकली आपको क्या बताना है, जो फर्स्ट ऑर्डर है और जो सेकंड ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है बच्चों, उसकी यूनिट्स आपको बतानी है। बस आपको पता है, जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास आता है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, वो हमारे पास आता है मोल्स पर लीटर टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे जो n हमारे पास है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इन्होंने पूछा है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, तो यहाँ पे जो मोल्स पर लीटर है इसको आप क्या करोगे, मोलैरिटी पुट कर लोगे टू दी पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब देखो पहला हमारे पास क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो फॉर n इज इक्वल टू 1, सो जो k का जो यूनिट हमारे पास आ जाएगा, मोलैरिटी पावर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। 1 - 1 हो जाएगा 0, m की पावर 0 हो जाएगा 1, और हमारे पास क्या बचेगा, ओनली एंड ओनली सेकेंड इनवर्स यहाँ पे हमारा बच जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। दैट मीन्स हमारा सी और डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया बच्चों, एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं ए और बी के लिए। ठीक है, तो हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू 0, बच्चों पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, मोलैरिटी पावर 1 - 0 सेकेंड इनवर्स। तो हमारे पास आ जाएगा मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। तुम्हारा बच्चों आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो।
ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप वीडियो को हल्का सा पॉज कर लो और एक बार खुद ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन को चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, हमारे पास एक रेट गिवन है R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ए की पावर n और कंसंट्रेशन बी की पावर m। ठीक है, इन्होंने कहा ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड हाफिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी। उन्होंने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया एंड बी की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया। तो जो हमारे पास जो ए डैश आएगा दैट इज ट्वाइस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, और जो बी डैश हमारे पास आ जाएगा दैट इज बी बाय 2। ठीक है बच्चों, तो इसमें पुट कर दो, हमारे पास आ जाएगा रेट इज इक्वल टू के इंटू 2a की पावर n, और जो बी डैश को क्या कर दिया इन्होंने, p बाय 2 पावर m। देखो हमारे पास क्या आएगा, k इंटू 2 की पावर n, a की पावर n, b टू दी पावर m डिवाइड बाय 2 की पावर m। ठीक है बच्चों, 2 को एक साथ लिख लो, बाकी चीजों को एक साथ लिख लो। देखो k a की पावर n, b की पावर m, तो 2 की पावर n डिवाइड बाय 2 की पावर m। तो बेस सेम है, डिवाइड हो रखा है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो k a की पावर n, b की पावर n, 2 की पावर n माइनस m। तो जो रेट हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू n की n माइनस m हमारा हो जाएगा। देखो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस m। तो इतने टाइम्स हमारे पास जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, डी आंसर इसका आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों बड़ा ही इजी है। आपके पास अरेनियस इक्वेशन आपके पास गिवन है, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है, आपसे पूछा है कि जो हमारे पास सिंबल्स यूज किया हुआ है ये क्या डिनोट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारे पास जो k होता है वो बताता है रेट कांस्टेंट को। ठीक है बच्चों, ए हमारे पास होता है अरहेनियस कांस्टेंट, क्या बोल सकते हैं इसको, अरहेनियस कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, अब देखो, अब ई ए हमारे पास होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमने लास्ट क्लास में भी काफी सारे क्वेश्चन इस पर डिस्कस किए थे। आर हमारे पास होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी हमारे पास होता है बच्चों टेम्परेचर। तो देखो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, फर्स्ट, जहां पे क्या बोला गया है कि ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमारे पास क्या है, सही आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है तो 2004 के अंदर आया हुआ है। चलो देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन है 2a प्लस बी गिव्स सी, ये हमारे पास जनरल रिएक्शन आपके पास गिवन है, और जो रेट हमारे पास है, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये भी हमारे पास गिवन है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द दिस इक्वेशन इज दैट। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब देखो, यूनिट ऑफ के मस्ट बी सेकेंड ऑर्डर। बच्चों जो सेकेंड ऑर्डर अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जो सेकेंड ऑर्डर है वो आता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो ए और बी दो चीजें यूज हो रखी हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 पे। द वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। उन्होंने क्या बोला, जो ए और बी के हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बच्चों बताओ ये क्या, ये इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, बताओ। ए और बी के इनिशियल के इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। जो के हमारे पास है बच्चों, ये हमारे पास होता है क्या, रेट कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, रेट कांस्टेंट होता है। और रेट कांस्टेंट का जो हमारे पास इफेक्ट या हम बोलेंगे चेंज एक्सप्लेन करता है अरहेनियस, और कहता है कि जो के का जो वैल्यू है ना वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये कांस्टेंट है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पर।
ठीक है बच्चों, हमारे पास एक्सप्रेशन आता है k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है रेट कांस्टेंट पे, वो एक्सप्लेन किया जाता है अर्हेनियस द्वारा, और कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा। तो कांस्टेंट है, हमारा आंसर आ जाएगा बी बच्चों। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बी। चलो अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कहता है बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये देखो हमारे पास है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 0.8 टू 0.4, ठीक है, इन 15 मिनट। टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 टू 0.025। आपको बोला गया कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन है 0.8 से 0.4, कितना टाइम लगा हमारे पास? हमारे पास टाइम लगता है कितना? 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स में हमारे पास हो गया। तो आप क्या बोल सकते हो? रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ C2 माइनस C1 डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? 0.4 माइनस 0.8 डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना हो गया हमारे पास? यहाँ पे 15। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 0.54 डिवाइड बाय 15, ये हमारे पास आ जाएगा रेट। आपसे पूछा गया है कि टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 टू 0.025। ठीक है, रेट आपके पास आ गया, तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ C2 माइनस C1 डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब की बार जो कंसंट्रेशन का चेंज है वो कहां से कहां तक है? 0.025 माइनस 0.1, यहाँ पे नेगेटिव साइन। टाइम टेकन आपको निकालना है और रेट की वैल्यू आपके पास आ गई है 0.4 डिवाइड बाय 15। बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर लोगे। तो टाइम ऑलमोस्ट आपके पास आ जाएगा 30 मिनट्स। इसको सोल्व कर लेना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा 30 मिनट्स। आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डिफरेंट रिएक्टेंट कैन नेवर बी। भाई हमारे पास क्या है कि डिफरेंट रिएक्टेंट्स यूज हो रखे हैं, दो अलग अलग, मतलब अलग अलग रिएक्टेंट यूज हो रखे हैं। भाई अलग अलग चीजें कब होंगी? जब क्या होंगी? एटलीस्ट दो चीजें हमारे पास होंगी, वही तो अलग होंगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो मिनिमम मोलिकुलैरिटी है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों? 2। और ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो यूनिमोलिकुलर कभी भी नहीं हो सकता। भाई यूनिमोलिकुलर का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक मॉलिक्यूल तो करेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है? डिफरेंट रिएक्टेंट है, तो एटलीस्ट दो रिएक्टेंट तो हमारे पास होंगे ही होंगे। तो यूनिमोलिकुलर कभी भी नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो रेट हमारे पास है वो फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है इन सम केसेस, डिपेंड करेगा किसके ऊपर? मैकेनिज्म के ऊपर। तो यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यूनिमोलिकुलर कभी भी नहीं होगा। तो आंसर हमारे पास आएगा डी, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास गिवन है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या गिवन है? देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास मैकेनिज्म गिवन है दो रिएक्शंस का। इन द सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो सेकेंड स्टेप हमारे पास है बच्चों, वो हमारे पास क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो वहां से हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NOBr2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO। अब बच्चों देखो हमारे पास क्या है, जो NOBr2 है ये हमारे पास है इंटरमीडिएट। और बच्चों इंटरमीडिएट को कभी भी रेट लॉ में नहीं लिखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी हमारी पहली वीडियो में भी डिस्कस किए थे, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें। तो देखो चलते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस इंटरमीडिएट को हमें एलिमिनेट करना है, तो किसका यूज करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, जहां पे इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों इक्विलिब्रियम बन रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे के। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NOBr2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NO इंटू Br2। बस बच्चों यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके NOBr2 की
वैल्यू अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2। इसको उठा करके क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा रेट इज इक्वल टू के इंटू के इक्विलिब्रियम NO कंसंट्रेशन ऑफ Br2 और एक NO ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट NO की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2 हमारे पास बच्चों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, बच्चों विद रिस्पेक्ट टू NO बताना है तो विद रिस्पेक्ट टू NO हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास NO कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास A। ठीक है बच्चों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट कभी भी रेट लो में नहीं लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कहता है कि द रिएक्शन वाज फाउंड टू बी सेकंड ऑर्डर। ठीक है बच्चों, सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो आप सिंपल लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू के इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड है, कंसंट्रेशन ऑफ CO पावर 2 आ गया, सेकंड ऑर्डर है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डबल, आपने क्या कर दिया, इसी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, एवरीथिंग इज केप्ट सेम, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है हमारे पास, बाकी सारी चीजें क्या है हमारे पास, सेम है, तो हमारे पास बच्चों क्या होगा बताओ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कंसंट्रेशन को डबल कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन को ट्वाइस कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ CO की पावर 2, सो K इंटू 2 की पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन CO की पावर 2, तो 2 2 जा 4, जो आपके पास जो रेट आएगा ना R डैश, दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। दैट मीन्स जो आपके पास कंसंट्रेशन डबल करने पर जो रेट इंक्रीज हुआ वो कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, डी इसका आंसर हमारा आ जाएगा। चलो बच्चों ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास अर्हेनियस इक्वेशन पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो देखते हैं क्या कहता है ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास अर्हेनियस इक्वेशन गिवन है K इज इक्वल टू A e टू दी पावर माइनस EA अपॉन में RT। ठीक है, अब E रिप्रेजेंट, जो हमारे पास जो E है ना, सॉरी यहाँ पे EA नहीं है, यहाँ पे E है हमारे पास, हमें पता है E हमारे पास एनर्जी है, E हमारे पास क्या है, एनर्जी है, वो एनर्जी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, जिसको हमने क्या नाम दिया था बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी हमने नाम दिया था। कोई भी रिएक्टेंट है सबसे पहले क्या करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो E हमारे पास है ना, वो क्या है, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ही होता है। ठीक है, तो बस इसको देख लो, तो हमारे पास क्या आएगा, ये वो एनर्जी है जो मिनिमम है, मिनिमम रिक्वायरमेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो एनर्जी अबव विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट, द एनर्जी बिलो विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल नॉट रिएक्ट। देखो इसके, ये अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो रिएक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये वो हमारे पास है जहां पे हमारे पास क्या होता है कि अगर यहाँ से एनर्जी इससे कम है तो हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट नहीं होंगे, किसमें, प्रोडक्ट में। अब देखो पहला ऑप्शन आपको लग रहा होगा कि सही है, एनर्जी अबव विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। भाई अगर किसी की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है दैट मीन्स वो रिएक्ट करेगा, ये बात सही नहीं है। इसके अलावा हमारे पास देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, कोलिजन थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओरिएंटेशन फैक्टर हमारे पास होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है, कोलाइडिंग फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास आती है। सो हमारे पास क्या है कि जरूरी नहीं है कि एक्टिवेशन एनर्जी है सो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा, जरूरी नहीं है, बिकॉज हमारे पास ओरिएंटेशन फैक्टर और हमारे पास क्या कोलाइडिंग फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ये बात हमारे पास कंफर्म है कि एनर्जी अगर एक्टिवेशन एनर्जी से कम है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये हमारे पास 100% सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों बी, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। एक न्यूमेरिकल हमें दे दिया है, देखते हैं कितना बड़ा न्यूमेरिकल है। चलो इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। देखो
गिवन क्या है, हमारे पास एक रिएक्शन है A2 प्लस B2 गिव ट्वाइस AB। ओके, इक्विलिब्रियम बन गया। द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है इसके लिए आपको फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन है। देखो दैट मीन्स ये हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ये जो रिएक्टेंट है कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, ये हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जब हमारा प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, देखो यहां से लेकर के बच्चों यहां तक, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। कितना गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है 180, इसका गिवन है 200, ठीक है। अब एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन in the presence of catalyst will be, ठीक है, the presence of catalyst lower the activation energy of both the reaction by 100 किलोजूल। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 180 है इसको लोअर कर दिया किसने, कैटलिस्ट ने, ये इसको कम कर दिया, ये देखो ये कम कर दिया, तो बाय 100 किलोजूल इसने इसको कम कर दिया। तो ये बचा कितना, ये हमारे पास बचा 80, किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए, और बैकवर्ड के लिए भी कितना हो जाएगा, बैकवर्ड के लिए हमारे पास हो जाएगा 100, ठीक है। अब आपको बताना है एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, आपको बताना है एंथैल्पी चेंज। बच्चों एंथैल्पी चेंज हमारे पास होता है क्या, कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आपको एनर्जी का चेंज बताना है बच्चों, ये जो हमारे पास है ना एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये हमारे पास आता है डेल्टा एच का वैल्यू, एंथैल्पी चेंज। अब देखो इसका वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो अगर इतने वैल्यू बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना है 80, और ये कितना हो गया पूरा का पूरा 100, तो ये जो वैल्यू हमारे पास है दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 80, हमारे पास कितना आ जाएगा 20 किलोजूल पर मोल। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इसका डेल्टा एच का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो हमारे पास होता है क्या, एंथैल्पी चेंज। तो आंसर देखो क्वेश्चन काफी बड़ा लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा D20, इसका आंसर आएगा। चलो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जिसको आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास गिवन है, काफी इजी दिख रहा है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले सोल्व कर चुके हैं। हमारे पास है 1/2 ऑफ A गिव्स 2B। अब आपको बताना है कि एक्सप्रेशन बताना है, बस आपको पता है, कंपेयर कर लो। अब हमारे पास अगर हम कंपेयर करें, देखो हमारे पास अगर थोड़ा सा इसको अगर हम ऑप्शंस को देखें, तो जो DA हमारे पास है वहां पर कहीं पर भी स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं दिख रहा हमें, तो कुछ कर सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, दोनों इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या आएगा, A गिव्स 4B। हमने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इजी हो गया। हमने क्या किया, अपनी इक्वेशन को ऑप्शंस के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लिया। अगर हमारे पास ये, अब हमारे पास आ गई इक्वेशन, इसके हिसाब से रेट लो अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस D ऑफ A बाई डी टी इज इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है, डिवाइड कर दो DB बाई डी टी, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, देखो 1/4 से डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया B। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा B, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको चेंज कर सकते हो, अगर आप चेंज नहीं कर सकते हो बिना चेंज किए आप डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो दोनों तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर इसको कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हो। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे B, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। चलो तो हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14 में हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 6.93 मिनट। बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और टी हाफ गिवन है 6.93 मिनट। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास टी हाफ हमारा बराबर होता है 0.693 बाय के। दैट मीन्स अगर आपके पास टी हाफ गिवन है, वहां से आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो, k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय 6.93। ओके, सो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो ना, इसको ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको क्या करो 1000 से डिवाइड कर दो, 2 से जो कैंसिल, आंसर आएगा हमारे पास 0.1 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन।
ये 99% रिएक्शन हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हो गई। दैट मीन्स अगर हमारे पास इनिशियली 100 मोलिक्यूल्स हमारे पास है रिएक्टेंट के, 99 कन्वर्ट किसमें हो गए, प्रोडक्ट में। सो बचा कितना, 100 में से 99 तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बचा कितना, ओनली 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट log ऑफ ए नोट अपॉन में ए इज इक्वल टू के टी डिवाइड बाय 2.303। तो हमारे पास बस वैल्यू पुट कर दो, log ऑफ 100 डिवाइड बाय 1। के का वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हो, तो आंसर कितना आएगा 0.1। टाइम आपको निकालना है 2.303 से, क्या कर दोगे इसे बच्चों, डिवाइड कर दोगे। log ऑफ 100 हमारे पास होता है 2, log ऑफ 100 हमारे पास कितना होगा 2। बस यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू टी डिवाइड बाय 2.303 करके टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और अगर आप देखोगे आंसर हमारे पास आ जाएगा 46.06 मिनट। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आंसर आएगा 46.06 मिनट, इसका आंसर आ जाएगा। चलो अब चलते हैं आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, आपके पास एक रेट दिया हुआ है, एक ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास है, इसी के साथ में एक रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 और H2S। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज आर कंसिस्टेंट फॉर दिस रेट इक्वेशन। तो बस हमारे पास इसके हिसाब से हमें बताना है कि कौन सी मैकेनिज्म हमारी सही है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ऊपर। देखो ऑप्शंस देखते हैं हम यहाँ पे। तो ऑप्शंस के अंदर हमारे पास क्या है, देखो आप सिंपल सी एक बात ध्यान रख लो बच्चों कि जो हमारे पास क्या है, देखो एक मिनट, जो हमारे पास जो रेट है, जो रेट हमारे पास है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2S, ये हमारे पास है। और आपको पता है जो भी रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होता है ना बच्चों, वो किसके बेसिस पे लिखा जाता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्लो स्टेप। चलो अब देखो, दैट मीन्स स्लो स्टेप के अंदर हमारे पास कहीं पर भी अगर स्लो स्टेप पे कहीं पर भी अगर Cl2 और H2S अगर हमें दिख रहा है, हमारे पास क्या है Cl2 और H2S अगर हमें दिख रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या स्लो स्टेप है, अगर हम एक ही बात करें, स्लो स्टेप में हमारे पास क्या अगर Cl2 और H2S, तो ये हमारा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब देखो सेकंड के अंदर स्लो स्टेप कौन सा है, Cl2 और HS माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये इंटरमीडिएट आ गया, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 इंटू HS माइनस। अब HS माइनस को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट का यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा K इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H माइनस डिवाइड बाय H2S। तो यहां से अगर हम HS माइनस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें H प्लस इंक्लूड होगा, और जबकि जो रेट हमारे पास गिवन है उसमें सिर्फ क्या है Cl2 और H2S। दैट मीन्स जो B हमारे पास है वो गलत हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या आएगा, आपका A आपका सही होगा। और A ऑप्शन कहां पर गिवन है बच्चों, डी के अंदर। तुम्हारा आंसर क्या आएगा इसका, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल सही आंसर देना है इसका। चलो हमारे पास है अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बच्चों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 की यहाँ पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास कहता है कि टाइम फॉर द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ सर्टेन रिएक्शन ए कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट इज 1 hour when the initial concentration of the reactants is A is 2.0 moles per liter। वो कहता है कि अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है 2.0 मोल्स पर लीटर, तो जो टी हाफ हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास 1 hour है। ठीक है, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इट्स concentration to become 0.5 to 0.25 if it is zero order reaction। ठीक है बच्चों, आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है 2.0, टी हाफ गिवन है आपके पास 1 आवर। ठीक है, आपको कंसंट्रेशन का चेंज करना है 0.5 से 0.025। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास जो टी हाफ का जो एक्सप्रेशन होता है किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, वो होता है ए नोट अपॉन में 2k। ठीक है, टी हाफ आपके पास है 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू ए नोट आपके पास गिवन है 2 डिवाइड बाय 2 इंटू के। तो यहां से जो k का वैल्यू हमारे पास आएगा दैट इज 1, k का वैल्यू आ गया 1।
अब जो जनरल ऑर्डर हमारे जनरल एक्सप्रेशन होता है जीरो ऑर्डर के लिए, दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब आपको चेंज करना है 0.5 से 0.25 पे। तो ए हमारे पास कितना हो गया 0.25 इज इक्वल टू इनिशियल कितना है 0.5 माइनस के का वैल्यू हो गया 1 और आपको टाइम कैलकुलेट करना है, बस प्लस माइनस करना है बच्चों, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है, बस इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो तो इसको सोल्व कर लोगे, आंसर हमारे पास सिंपल है, आंसर ऑलमोस्ट हम जो आंसर आएगा ना हमारे पास, देख लो आंसर आएगा इसका सी 0.25। भाई 0 इतने में से माइनस करोगे तो बराबर ही बचेगा और 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 0.25 इसका आंसर आ जाएगा, आवर्स में आएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, देखते हैं क्या कहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है बेसिकली, दोनों के अंदर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग गिवन है बच्चों। ठीक है, तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा इनके अंदर हल्का सा चेंज। चलो हमारे पास है ए कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, बी में, रेट कांस्टेंट है K1 और एक्टिवेशन एनर्जी है EA1। ए कन्वर्ट हुआ सी के अंदर, एक्टिव रेट कांस्टेंट है K2 और एक्टिवेशन एनर्जी है EA2। इफ EA2 इज ट्वाइस ऑफ EA1 देन K1 एंड K2 आर। ठीक है, आपको रिलेशन बताना है K1 और K2 के बीच में, बस कुछ नहीं करना, अरेनियस इक्वेशन का यूज करना है। अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन K1 फर्स्ट के लिए हम यूज लिखेंगे, सो A इंटू ई टू दी पावर माइनस EA1 को हम E1 लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा, डिवाइड बाय RT। ठीक है बच्चों, और हमारे पास आ जाएगा K2 इज इक्वल टू A ई टू दी पावर माइनस E2 अपॉन में RT। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। इन्होंने क्या बोला, E2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E1, बस इसकी वैल्यू पुट कर दो सेकंड वाले में। देखो जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा K2 इज इक्वल टू A ई टू दी पावर माइनस ट्वाइस ऑफ E1 इंटू डिवाइड बाय RT। ये आपके पास आ गया ना। अब देखो इसको हल्का सा सोल्व कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं K2 इज इक्वल टू A, ठीक है बच्चों, और हमारे पास आएगा ई टू दी पावर माइनस 2E1 अपॉन में RT, ये मल्टीप्लाई हो रखा है, इसको हम लिख सकते हैं इंटू ई टू दी पावर 2। बोलो हाँ या ना बच्चों, बोलो जल्दी से, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ। हमारे पास यहाँ पे E2 गिवन है और E1 भी गिवन है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया K2 इज इक्वल टू K1 इंटू ई टू दी पावर 2। ठीक है, अब देखो ई टू दी पावर 2 हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास आ गया है तो इसमें हमारे पास कोई टर्म वैल्यू गिवन नहीं है, दैट मीन्स हमें क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम क्या करेंगे दूसरी वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, दूसरी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो हम इसको E1 के टर्म्स में हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, देखो इसको हल्का सा इसको रेज करके हम पीछे चलते हैं। ये देखो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, उसमें वैल्यू पुट कर लिया आपने, देखो हमने इसको वैल्यू पुट कर लिया और वैल्यू पुट करके हमारे से आता है K2 इज इक्वल टू A ई टू दी पावर माइनस 2 ऑफ E1 डिवाइड बाय RT। ये हमारे पास है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लो सिंपल, 2 डिवाइड बाय 1, हमारे पास आ जाएगा K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल टू A। हमारे पास बच्चों यहाँ पे A नहीं है इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, माइनस 2 ऑफ E1 डिवाइड बाय RT डिवाइड बाय A ई टू दी पावर माइनस E1 डिवाइड बाय RT। तो A से A बच्चों हमारा कैंसिल होगा, देखो किसी भी ऑप्शन के अंदर A हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास देखो हमारे पास क्या है, बेस सेम है, पावर क्या आ जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो हमारे पास आएगा K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ट्वाइस ऑफ E1 अपॉन में RT
बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस ऑफ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, E1 अपॉन में RT। बच्चों समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना बोलो जल्दी से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो माइनस E1 अपॉन में RT हमारे पास बच जाएगा। तो हमारे पास आएगा K2 इज इक्वल टू K1 ई टू दी पावर माइनस E1 अपॉन में RT। तो बच्चों ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास? देखो, अगर हम इस इक्वेशन, अगर बी ऑप्शन की बात करें तो इन्होंने K1 ले लिया, K1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसको अगर हल्का सा चेंज कर दें, इसको अगर हम K1 अपॉन में K2 पुट कर देंगे तो पावर क्या हो जाएंगे, इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो E1 अपॉन में RT हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा K1 इज इक्वल टू K2 ई टू दी पावर E1 अपॉन में RT। तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इसको बस रेसिप्रोकल कर दो और पावर हमारे पास क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। क्वेश्चन काफी अच्छा था, अब इसको जरूर से जरूर पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की यहाँ पे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है, ठीक है बच्चों, तो 18 में हमारे पास गिवन है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए जो हमारे पास है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। द कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 0.025 इंटू 40 मिनट्स। ठीक है, तो जो हमारे पास हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू, रिएक्टेंट है नेगेटिव ऑफ C2 माइनस C1 डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो बच्चों कंसंट्रेशन चेंज कहां से कहां पे हो रही है, 0.025 हमारा हो गया, इनिशियल कितना था 0.1 डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब बताना है कि द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01 मोलर। आपको बताना है क्या, आपको बताना है, रेट बताना है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01 मोलर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहां से आप निकाल सकते हो रेट, तो यहाँ पे आप -0.025 -0.1 यहाँ पे लगाओ ब्रैकेट, इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास क्या आ गया, रेट आ गया। ठीक है बच्चों, सो रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हमारे पास 0.1। तो बच्चों पहली इक्वेशन को यूज करके हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सबसे पहले दो का डिफरेंस निकाल के रेट कैलकुलेट कर लिया, और रेट हमारे पास होता है के इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है 0.1, तो यहाँ से के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और आपको बताना है रेट व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन 0.01। तो हमारे पास दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ 0.01। आपको रेट कैलकुलेट करना है, के का वैल्यू आप क्या करोगे, ऊपर से निकाल लोगे और पुट कर दोगे, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 0.01 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सोल्व करने का ट्राई करना, आंसर आपका आ जाएगा, काफी इजी है। और आंसर हमारा ऑलमोस्ट, हमारा आंसर आ जाएगा इसका 3.47 10⁻⁻⁴, ठीक है, मोलैरिटी पर मिनट। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सोल्व कर लेना, एक बार आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है हमारे पास वो बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखो हमारे पास है, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा सिंपल फॉर्मूला, अरेनेस का इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो log ऑफ K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। जो रेट डबल हो गया, सो हमारे पास आएगा टू वाइस ऑफ K1 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय 2.303 R, और किसमें निकालना है, किलो जूल हमारे पास है, तो 8.314 हम पुट कर लेंगे। इनिशियल टेम्परेचर है 300, तो 1 अपॉन में 300 माइनस 1 अपॉन में 310। बच्चों बस सोल्व करना, आपके पास log 2 का वैल्यू गिवन है 0.301। ठीक है, तो यहाँ से कट हो जाएगा, आपके पास बचेगा log 2 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपको निकालना है, बस इसको पूरे को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। आप पूरा सोल्व कर लोगे तो आंसर हमारे पास आएगा 53.6
किलोजूल पर मोल हमारे पास बच्चों यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस सोल्व करना, कैलकुलेशन करना है, और आपके पास एग्जाम के अंदर आपके पास कैलकुलेटर भी मिलेगा वहां पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। और 21 जो क्वेश्चन हमारे पास है 2015 का क्वेश्चन है बच्चों। देखो काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि हायर ऑर्डर रिएक्शन, जब हमारे पास मोलिकुलैरिटी 3 या 3 से ज्यादा हो जाता है तो वहाँ पे जो रिएक्शन है वो बहुत ही रेयर होती है, मतलब बहुत ही कम हमें ऐसी रिएक्शन है जो हमें देखने को मिलती है। उसके पीछे रीजन क्या होता है बच्चों? उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब 3 या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो उनका जो प्रॉपर ओरिएंटेशन या उनकी जो प्रॉपर प्रोबेबिलिटी है इफेक्टिव कोलिजन का, वो हमारा कम होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या करता है, इस टाइप की रिएक्शन काफी रेयर होती है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास पूछा गया है क्या कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O H2O2 फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। H2O2 डिकम्पोज होगा और क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा बच्चों। ठीक है, in 50 minutes the concentration of H2O2 decrease from 0.5 to 0.125 molar in such decomposition। ठीक है बच्चों, 50 मिनट्स में, टाइम कितना है 50 मिनट्स, कंसंट्रेशन इनिशियल कितना है हमारे पास, इनिशियल है 0.5, कन्वर्ट होके हो गया 0.125। ठीक है, आप देखो आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है, आपके पास टाइम गिवन है, फॉर्मूला लगा लो, log ऑफ a नोट 0.5 डिवाइड बाय a, 0.125 इज इक्वल टू k, टाइम कितना है हमारे पास 50, डिवाइड कर दो 2.303 से, तो आप यहां से k का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, when the concentration of H2O2 reaches 0.05 the rate of formation of O2 will be, आपको बताना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 जब हमारे पास कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.05 हमारे पास कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम सिंपल अगर हम बात करें, H2O2 डिकम्पोज होगा किसमें बच्चों, डिकम्पोज किसमें होगा, H2 प्लस O2 में। ठीक है, तो इसको हम हाफ O2 कर देते हैं, तो हम यहां से रेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन कितना गिवन है 0.05। अब जो के का जो वैल्यू है वो आप ऊपर कैलकुलेट करोगे, किसके लिए, H2O2 के लिए। किसके लिए निकालोगे बच्चों, वो आप निकालोगे किसके लिए, H2O2 के लिए निकालोगे रेट। और आप क्या करोगे फिर, रेट लो से आप क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर कर लोगे। तो कंपेयर कैसे करोगे, माइनस डी ऑफ H2O2 डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, 1/1/2 डी ऑफ O2 बाय डी टी। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी ऑफ H2O2 डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी ऑफ O2 बाय डी टी। आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, दैट मीन्स ये 2 हमारे पास है, ये एक्स्ट्रा इसको आगे कर दो डिवाइड इधर, माइनस डी ऑफ H2O2 बाय डी टी, और डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। दैट मीन्स जो ऊपर वाली इक्वेशन में जब आप रेट कैलकुलेट करोगे, ऊपर वाली इक्वेशन में जो आप रेट कैलकुलेट करोगे H2O2 के लिए, उस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देना, हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन बच्चों काफी लेंदी है, तो इसको आपको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना है इसको अच्छे से। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, और इसका जो आंसर हमारे पास आएगा दैट इज 6.93 10⁻⁻⁴ इसका आंसर आ जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करना, मेथड आपको बता दिया है, नहीं आए तो एक बार इसको पीछे करके वीडियो को दोबारा देख लेना, वो स्टेप वाइज चलना है और आपको आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों क्या कह रहा है कि टू रिएक्शंस R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। R1 एंड R2 के लिए जो A का वैल्यू कैसा है, सेम है। A मतलब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो किसमें आता है, अर्हेनियस इक्वेशन में आता है, दैट K इज इक्वल टू A e⁻⁸ अपॉन में RT। तो ये A हमारे पास है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1। R1 के लिए हम लिखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी 1 एक्सीड्स ऑफ R2 बाय 10 किलोजूल पर मोल। दैट मीन्स जो R2 की जो एनर्जी है E2, ठीक है, इसको E2 लिख देते हैं, वो क्या करती है, एक्सीड करती है किससे, बाय 10 किलो जूल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2 प्लस
10 किलोजूल पर मोल। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। इफ K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then ln K2 upon में K1 will be equal to, ठीक है बच्चों, तो ln K2 upon में K1 is equal to किसके बराबर होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। बस बच्चों सिंपल पुट कर लो। यहाँ पे हमारे पास है K1 is equal to a e to the power E1 upon में RT, ये हमारे पास हो गया 1, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो ln K1 is equal to ln a माइनस E1 अपॉन में RT, ये हमारे पास बन जाएगा 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस R2 के लिए लिखेंगे, R2 के लिए क्या आएगा, K2 इज इक्वल टू A, ठीक है बच्चों, e टू द पावर माइनस E2 अपॉन में RT, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस E2 अपॉन में RT। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, पुट कर दो, इसको 2 पुट कर दो, 2 माइनस 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट अगर हम कर देंगे तो देखो बच्चों क्या बचेगा, ऊपर वाली को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या कर दिया, ln K2 माइनस ln K1, a का वैल्यू सेम है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा माइनस E2 अपॉन में RT, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा E1 अपॉन में RT, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln K2 अपॉन में K1, और यहाँ पे आ जाएगा, देखो बेस सेम है ना इनका डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम आ जाएगा RT E1 माइनस E2, और हमने अभी भी देखा था रिलेशन दिया हुआ है कि E1 इज इक्वल टू E2 प्लस 10, सो E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 हमारे पास कितना आ जाएगा 10 किलो जूल, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 किलो जूल डिवाइड बाय RT। बस RT आप R की वैल्यू क्या पुट करोगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, तो उससे पहले आपको करना पड़ेगा 10 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना 8.314, और टेम्परेचर आपके पास गिवन है 300 केल्विन, तो ये 300 आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। सोल्व करना, आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आपके पास आएगा दैट इज 14, तो 4 आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा इसका, 4 आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, एक बार इनको प्रैक्टिस करना अपने पास, खुद से आंसर आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24, हमारे पास है ln k हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, और हमारे पास है किसके साथ में, हमारे पास 1/t के साथ में ग्राफ बनाया हुआ है। शो द टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्विलिब्रियम फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों रिएक्शन हमारे पास कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान देना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट इज रिलीज्ड, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है ln k, देखो अरेनियस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, हमारे पास k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस डेल्टा h अपॉन में RT कर लेते हैं। यहाँ पे जब एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारे पास होती है, यहाँ पे हम एंथैल्पी चेंज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती। तो हमारे पास आ जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस डेल्टा h अपॉन में RT, ठीक है बच्चों। अभी हमारे पास आ गया जनरल इक्वेशन, और कंडीशन हमारे पास दे रखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट हमारी रिलीज होती है, दैट मीन्स डेल्टा एच वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी एक्सोथर्मिक के लिए। अब देखो हमारे पास हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a नेगेटिव ऑफ नेगेटिव डेल्टा एच अपॉन में RT, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, ln a प्लस डेल्टा एच अपॉन में RT। तो अगर हम इसको 1/t से कंपेयर करेंगे तो जो स्लोप हमारे पास है वो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन में R, दैट मीन्स स्लोप हमारे पास हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हमारा ग्राफ है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन हमारे पास कौन सी हो जाएगी, A एंड B, तो A एंड B जो ग्राफ हमारे पास है वो किसके लिए है, एक्सोथर्मिक के लिए है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका C बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। चलो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होगा और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की यहाँ पे हम बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है देखो,
देखो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि एट 518 डिग्री सेल्सियस 518 डिग्री सेल्सियस the rate of decomposition of a sample of gaseous acetaldehyde initially at a pressure of 363 torr was 1.1.0 torr per second. जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हमारे पास है दैट इज 1 torr per second when 5% has reacted and 0.5 torr second then 33% has reacted. The order of the reaction is, ठीक है बच्चों, बस इतना आपके पास दिया हुआ है कि इनिशियली हमारे पास क्या है। देखो तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको यहीं पे ही हम यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी की हम आप वीडियो को हम आप बाद में डिस्कस करेंगे।